मेरे माँ और पिताजी एक मजदूर हैं जो सुबह शाम मजदूरी करके हमारा गुजर बसर करते थे। एक वक्त का खाना भी हम लोगों को बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता था। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और अपने माँ और पिताजी को छोड़कर मैं अपने ससुराल में चली गई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। कुछ दिन बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। यह बात जब ससुराल वालों को पता चली तो सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे ससुर जी घर से बाहर ही रहते थे। कुछ ही दिन बाद मैंने एक खूबसूरत सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। मेरी सास और पति ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, क्योंकि शायद घर में ये पहली खुशी थी। मेरे पति मेरे पास आकर बोले, गरिमा सुनो, आज 5 साल बाद पिताजी वापस घर आ रहे हैं। जैसे ही ये बात मेरी सास ने सुनी तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि आज उनका हमसफर उनके पास जो आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से उठकर बाहर गई ताकि मेहमानों को पानी पिला सकूं। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुला और घर के अंदर किसी व्यक्ति ने दस्तक दी, तो उसे देखकर सब औरतों ने अपना घूंघट कर लिया। तभी मेरी सास और पति तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े। मेरे हाथ में पानी का गिलास था। जैसे ही मैंने उस मर्द आदमी की तरफ देखा तो मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया और उसे देखते ही मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मेरे पति ने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, गरिमा ये हमारे पिताजी हैं जो कि दूसरे शहर में रहते हैं। काम की वजह से अक्सर घर पर काफी दिनों बाद आते हैं। ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। रोहन के पिताजी ने मेरी तरफ देखा और बोले, अरे वाह, बड़ी ही खूबसूरत बहू है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस दिन का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस आदमी से मैं पहले भी मिल चुकी थी। आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसी तो मेरे पिताजी ने चंद पैसों के लालच में आकर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। मेरे साथ किस्मत का खेल तो देखो कि उसी रात उस कोठे पर पुलिस का छापा पड़ गया, तो किस्मत से मैं किसी मर्द का शिकार होने से बच गई। लेकिन कोठे की सभी लड़कियों को पुलिस अपने साथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले गई। उनके साथ में मैं भी थी और मैं बहुत डरी सहमी हुई थी और साथ ही साथ रो भी रही थी, क्योंकि मैं एक इज्जतदार लड़की थी। मैंने अपने जिस्म का सौदा नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल बेदाग लड़की थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक महिला पुलिस आई और मुझे जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोली, यह सब नाटक बंद कर और चुपचाप खड़ी रह। लेकिन मैं उसे हाथ जोड़कर बार बार कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और चली गई। कुछ देर बाद बड़े साहब आए और मुझे रोती हुई देखकर मेरे पास आकर मुझसे बोले, क्या बात है? तो मैं बोल पड़ी, साहब मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूं। खैर उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि चुप हो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलना और वहां आराम से रहना। जैसे ही शाम हुई तो वह मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गए। उनका घर काफी दूर था, तो कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उनके घर पहुंच गए। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो मुझे घर में कोई नहीं दिखा। यह देखकर मैं एकदम से चौंक गई और बोली, साहब घर में तो कोई भी नहीं है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि घर में मेरी माँ रहती है? मुझे आपकी माँ से मिलना है। मेरी सब बातें सुनकर वह बोले, माँ से भी मिलवा दूंगा, पहले तुम मुझसे तो मिल लो। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई और मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। मन ही मन मैं सोचने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक से उसने मेरे जिस्म को कसकर पकड़ लिया और मेरे जिस्म को भेड़िए की तरह नोचकर अपनी हवस को बुझाया। मैं रोती रही, लेकिन मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरे जिस्म को वह दरिंदा नोचता रहा। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। जैसे ही सुबह हुई मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अनजान घर में कमरे में पड़ी हूँ। मैंने चारों ओर अपनी नजर घुमाई, लेकिन घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था। ऐसा मंजर देखकर मैं बहुत घबरा गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची
तो दरवाजा बाहर से लॉक था। ये देखकर तो जैसे मेरे जिस्म से बची कुची जान भी निकल गई। मैं सारा दिन वहीं पड़ी पड़ी रोती रही, लेकिन मेरी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। जैसे ही शाम हुई तो वह आदमी घर आया और फिर से उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। अब तो यह मेरे साथ रोज होने लगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। तो एक दिन मैं रसोई में चली गई और वहां मुझे एक खिड़की दिखाई दी और अगले ही दिन मैं वहां से निकलकर भाग गई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बहुत डरी हुई थी। कुछ देर भागने के बाद मैं काफी दूर आ गई और अब मुझसे और नहीं चला जा रहा था। जोर जोर से मुझे भूख भी लगने लगी। तभी मुझे रास्ते में एक औरत दिखाई दी। मैंने उसके पास जाकर उससे खाना मांगना चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। खैर, कुछ देर बाद मुझे उस औरत ने बिना मांगे ही खाना दे दिया। शायद वह मेरी बेबसी समझ गई थी, क्योंकि मेरे पास ना तो पहनने के लिए कुछ था और जो कपड़े पहन भी रखे थे वह भी फटे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं बस आ गई और मैं बस में बैठ गई। बस का कंडक्टर मेरे पास आकर बोला, मैडम जी किराया। यह सुनकर मैं रोने लगी और बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो वह भी बेचारा मजबूरी समझ गया और चला गया। खैर, थोड़ी दूर चलकर मैं बस से उतर गई और पास वाले एक गांव में चली गई। उस गांव में मुझे एक बड़ा सा घर दिखा और घर में कोई ना पाकर भागते हुए एक कमरे में चली गई और छुपकर सारी रात मैंने वहीं गुजारी। जैसे ही सुबह हुई और आंखें खुली तो मेरे सामने का मंजर देखकर मैं बहुत डर गई। मेरे सामने एक लड़का और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो शायद इसी घर की मालकिन थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही था। मुझे क्या पता था कि मैं इसी घर की बहू बनूंगी। मुझे देखकर वह पूछने लगे कि कौन हो तुम और हमारे घर में कैसे आई हो। तो मैं यह सुनकर रो पड़ी और सारी आप बीती बताई। मेरी बेबसी सुनकर उन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया और कुछ दिन यूं ही गुजारे। मैं उनके साथ अच्छी तरह घुल मिलकर रहने लगी और कुछ दिनों बाद रोहन भी मुझे पसंद करने लगा और एक दिन अपने मन की बात मुझसे कहने के लिए मेरे पास आया और बोला कि गरिमा, तुमसे एक बात कहनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैं बोली, हाँ हाँ रोहन, बताओ क्या बात है। तो वह बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहन के मुंह से यह बात सुनकर मैं सोचने लगी और फिर उससे बोली कि पहले जाकर अपनी माँ से बात करो। मैं भी शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। और एक दिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और रोहन मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं बहुत घबरा सी गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। अगर रोहन ने शादी करने से मना कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि मैं इतनी दूर चली आई हूं, लेकिन उस शैतान के साए ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यह बात मैंने किसी से नहीं बताई। कुछ दिन बाद रोहन ने शादी के लिए अपनी माँ को मना लिया और हम दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बिगड़ने लगी तो रोहन मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया और नर्स ने मुझे वही बताया जो मैं पहले से जानती थी। जब यह बात मेरी सास और पति को मालूम हुई तो वे दोनों खुशी के मारे नाचने लगे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और मैं बहुत सहमी और डरी हुई थी, क्योंकि मेरी सच्चाई को घर वाले नहीं जानते थे। घर वालों की धीरे धीरे खुशी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत जोरों से घबराने लगा। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि 4 साल बाद मेरे ससुर जी घर आने वाले हैं। और जब मैंने अपने ससुर को पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही शैतान था जिसने मेरी जिंदगी को नरक से भी ज्यादा बदतर बना दिया था। मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा भी खेल खेलेगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपने ससुर के पास भी जाने से घबराने लगी, लेकिन जब किसी काम से मजबूरन उनके पास जाना पड़ता तो वह मुझे घूरने लगते। मेरा अंदर ही अंदर दिल जलता और मन में ख्याल आता कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैं मजबूर थी, जो अपने पति से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि राज ही कुछ ऐसा था। इस राज से मुझे खुद ही सामना करना था और मैं अपने ससुर के सामने न जाने की पूरी कोशिश करती रही। खैर, एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो मेरा ससुर मेरे सामने बैठा था।
मैंने जल्दी से अपने आप को तौलिए से ढक लिया, क्योंकि उनकी गंदी नजरें हमेशा मेरे जिस्म पर ही रहती थी। एक दिन की बात है कि मैं रात को अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करने नीचे किचन में गई तो मुझे पीछे से किसी के आने की आहट महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरे ससुर खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, अपने आप को क्या समझती हो? मेरे घर में तुम इतनी आसानी से छुपकर रहना चाहती हो? आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारा। मुझे पता है कि मेरे बेटे को तूने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला लेने आई हो ना तुम। तुम्हारे जैसी बदकार लड़की एक मर्द के पास कैसे रह सकती है? यह सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुई, लेकिन समझदारी से काम लेते हुए मैंने अपने आप को शांत किया और जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक पीछे से मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, तुम ऐसे नहीं जा सकती, पहले मेरी बातों का जवाब दो। आज मैं सारा हिसाब चुकता करूंगा। क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे बीते कल के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ और इस पाप को भी अपने साथ ले जाना। तुम जैसी बदतमीज और बदकार लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनने दूंगा और न ही कभी स्वीकार करूंगा। यह सुनते ही मेरे भी सब्र का बांध टूट गया और पीछे मुड़कर अपने ससुर को एक जबरदस्त जोरदार थप्पड़ जमाया। मैंने जज्बात में आकर अपने होश खो दिए और बोली, जरा सी भी शर्म नहीं आई यह बात कहने से पहले? तुम जैसा ससुर मेरे दुश्मन को भी ना मिले, और जिसको तुम पाप कह रहे हो ना, वह तुम्हारे ही किए की सजा है। मेरी ये बात सुनकर वो चौंक उठे और बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? घर में रहने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। मैं उनकी आंखों में देखकर बोल पड़ी, यही सच्चाई है। तुमने मेरे साथ एक नहीं बल्कि कई रातें बिताई थी और मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया था। मुझे पता नहीं कि मुझ में आज इतनी हिम्मत कहां से आई, जो मैं अपने ससुर के सामने जाने से भी कतराती थी। लेकिन आज मैं हर एक बात का जवाब देने को तैयार थी। मेरी यह बात सुनकर वह बैठ गए और सर पकड़कर रोने लगे और पागलों जैसी हरकतें करने लगे। ये हालत देखकर मुझे अपने ससुर पर जरा सा भी रहम नहीं आया। फिर अचानक से उठ खड़े हुए और बोले, नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह कहते हुए घर से बाहर निकल पड़े और मुझे पता चल गया कि अब ससुर जी घर वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। आज मैं अपनी जिंदगी की पहली रात सुकून से सो पाई। मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही सुबह मेरी आंखें खुली तो घर में चारों तरफ शोर सुनाई देने लगा। आखिर रोहन के पिता बिना किसी को कुछ बताए कहां चले गए थे? मैंने अपने ससुर के बारे में किसी को कुछ इसलिए नहीं बताया था कि कहीं फिर से मैं अपने ससुर की शिकार न बन जाऊं। कुछ दिनों तक ससुर के जाने का शोक मनाया, लेकिन फिर वापस मेरी सांसें अपनी जिंदगी में लौट कर आ गई। मैंने भी इस राज को राज ही रखा और जब भी अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे वह दर्दनाक रातों का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं सहम सी जाती हूँ। मुझे यह तो नहीं पता कि मैंने अपने ससुर के साथ यह सब करके अच्छा किया या बुरा, लेकिन खुद की जिंदगी को मैंने बर्बाद होने से बचा लिया और अपनी बेटी को भी। यह मेरे साथ नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी बेबस और लाचार लड़कियां हैं जो मेरे ससुर जैसे भेड़िए इंसान की आसानी से शिकार बन जाती है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको गरिमा के बारे में क्या कहना है? क्या गरिमा का फैसला आपको सही लगा या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।